हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री सिविक्स क्लास 10th का स्पेसिमेन पेपर 2025 का, जिसमें पहले हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, फिर शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करेंगे एंड मैनी मोर थिंग्स। तो पहले हम एमसीक्यू पे फोकस करेंगे क्योंकि एमसीक्यू 16 मार्क्स के आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, और एमसीक्यू के साथ साथ हम एनालाइज भी करेंगे हर एक ऑप्शंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, और जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो भी हम साथ साथ में देते रहेंगे। इस तरीके से करके स्पेसिमेन और प्रीवियस ईयर दोनों हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँ मैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर और स्पेसिमेन डिस्कस कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेसिमेन 2025 पेपर साथ में रखिएगा तो आसानी होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन लगे लिखते चलेंगे। और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है पेपर को, क्वेश्चन को, कई बार क्वेश्चन हमें नहीं भी आता है, फिर भी किस तरीके से कर सकते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे एमसीक्यू में। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ऑन May 19, 2023 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज legislative power under 123 article of the constitution during the period parliament was in recess to promulgate the government of national capital territory of Delhi ordinance 2023. What information about an ordinance can be obtained from the above passage? तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। आई होप अटेम्प्ट करा होगा। चलिए डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो देखो, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैन ऑर्डिनेंस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अबव पैसेज। तो ऑप्शन जब देखोगे, पैसेज रीड करने के बाद ऑप्शन जब देखोगे तो जो ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन में जो बात कही गई है ऑर्डिनेंस से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इसमें पूछा गया कि ऑर्डिनेंस के बारे में कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें ऊपर के पैराग्राफ से दी गई। तो जब पैराग्राफ रीड करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है, May 19, 2023 को प्रेसिडेंट ने अपनी लेजिस्लेटिव पावर का यूज़ करा, जिसमें आर्टिकल 123, पहले तो आर्टिकल 123 क्या है, इट इज़ अबाउट द इशूइंग ऑफ द ऑर्डिनेंस। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे याद रखना कि आर्टिकल 123 डिस्कस विद द ऑर्डिनेंसेस एंड ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। पहली चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये कब इशू करा गया है? ड्यूरिंग द पीरियड द पार्लियामेंट वॉज इन रेसेस। रेसेस मतलब जब ब्रेक, यानी कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं था। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? द ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन द 6 weeks. ओनली द कैबिनेट कैन प्रिपेयर एन ऑर्डिनेंस. इट इज़ इशूड व्हेन पार्लियामेंट इज़ नॉट फंक्शनिंग. If the parliament does not approve it within 6 weeks, it becomes inoperative. तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट दिए हुए हैं, लेकिन हमारे पैराग्राफ में क्या बात बोली गई है, उसका आंसर क्या है? सी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला पार्ट। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से समझना क्या है कि अगर कभी ऑर्डिनेंस के ऊपर लिखने को आता है तो ये चारों फीचर्स दिए गए हैं ऑर्डिनेंस के। तो चारों फीचर ऑर्डिनेंस के दिए गए हैं, लेकिन इसमें से हमारा आंसर क्या है? सी वाला, बिकॉज इट इज़ गिवन इन दिस पैराग्राफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे हमें पहचानना है, पहले तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, देन विल डिस्कस इट। ओके, नाउ विल डिस्कस। आई होप कर लिया होगा सॉल्व आप लोगों ने। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे एक तरफ पर्सन दिए हैं, एज दी है और उनका डिस्क्रिप्शन दिया है। और क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से पर्सन WXYZ में से कौन सा पर्सन एलिजिबल है प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है। कुछ क्वालिफ़िकेशन मेजरली याद रखनी है। पहला, जैसे द पर्सन शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। सबसे पहली क्वालिफ़िकेशन क्या होती है? जो पर्सन है वो क्या होना चाहिए? सिटीज़न होना चाहिए। उसकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए इस तरीके। देन अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, एंड मैनी मोर। बाकी जितनी भी लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा का मेंबर बनने की जो क्वालिफ़िकेशन है वो सब होती हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। सबसे पहले देखते हैं एज। ठीक है, तो यहाँ पे एज के हिसाब से कौन सा पर्सन एलिजिबल नहीं है, क्योंकि एज क्या चाहिए? 30 ईयर्स। तो यानी कि वाई क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो वाई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाई की एज कितनी है? 27। फिर बात करते हैं डब्लू की।
डब्ल्यू की एज वाइज ही इज़ एलिजिबल, लेकिन जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे इज़ अ प्रोफेसर इन द गवर्नमेंट कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो प्रोफेसर है ये किस में आ जाएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। तो डब्ल्यू भी एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि ये दिया हुआ है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ जाएगा। नेक्स्ट एक्स की बात करें तो एक्स एज वाइज अगेन एलिजिबल है, लेकिन जब इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो एक्स क्या है, हैज़ टेकन अप द सिटीजनशिप ऑफ द यूएसए। अभी हमने बताया कि जो पर्सन है वो क्या होना चाहिए, सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, तो यानी कि एक्स भी एलिजिबल नहीं है। बचा क्या, जेड, तो आंसर क्या हो जाएगा, जेड। जेड की एज कितनी है, 36, और वो एक साइंटिस्ट है, तो यहाँ पे आंसर इज जेड। ठीक है, तो यहाँ से टॉपिक कौन सा है, क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधे सीधे भी आता है और एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें पूछा गया है, पहले तो अटेम्प्ट करना है, क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। हु मेड द अमेंडमेंट विच रिजल्टेड इन द बिलो हेडलाइन। तो हेडलाइन वैसे देखने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे जब भी कभी अमेंडमेंट के बारे में पूछा जाएगा तो अमेंड करने की पावर इंडिया में सिर्फ़ और सिर्फ किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट के पास अमेंड करने की पावर नहीं है। ये बात ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा जब भी कोई अमेंडमेंट होता है, जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू करती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की। प्रेसिडेंट के पास भी इस रिगार्ड में कुछ पावर होती हैं, जैसे जब भी कभी कोई मनी बिल आना होगा या कोई ऐसा लॉ है जो जिसमें कोई टैक्स और चीज़ें इंट्रोड्यूस करी जाती है तो वो मनी बिल कहलाता है। तो मनी बिल से रिलेटेड जब भी कोई लॉ होगा, कोई अमेंडमेंट होगा, तो वो प्रेसिडेंट के प्रायर कंसेंट पे लाया जाता है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पार्लियामेंट इज़ द आंसर। इसमें याद रखना कि जब भी कोई अमेंडमेंट आता है तो अमेंडमेंट हमेशा पार्लियामेंट ही पास करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दिस इज़ फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये हमारा जो क्वेश्चन है दिस इज़ फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अ रेसिडेंट ऑफ द जोधपुर, a resident X and Y, they got married in the year 2014, and after 4 months of the wedlock, petty family issues and argument resulted in the separation for 6 years. हम शॉर्ट में समझा देते हैं कि यहाँ पे दो लोगों की शादी होती है 2014 में, लेकिन 4 महीने बाद छोटे छोटे इश्यूज़ हो जाते हैं उन लोगों के बीच में, एंड विच रिजल्टेड इन अ सेपरेशन फॉर 6 years। फिर मैटर कहाँ जाता है, मैटर वेंट टू द लोक अदालत। लोक अदालत एक ऐसी अदालत होती है जो फैमिली कोर्ट्स, फैमिली इश्यूज़ को मेजरली डील करती है। तो लोक अदालत जाते हैं जोधपुर की, जहाँ पे ऑल एफर्ट्स वर मेड कि डाइवोर्स ना हो, सेपरेशन ना हो, दोनों लोग रीयूनाइट हो जाएं। तो फाइनली होता क्या है, लगातार इस एफर्ट की वजह से जो दोनों एक्स और वाई होते हैं दे बोथ गॉट एग्रीड कि चलो ठीक है, दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर। तो ये होता है पूरा, ये केस स्टडी दिखाई गई है। तो इसमें पूछा गया है कि विच एडवांटेज ऑफ द लोक अदालत इज़ हाईलाइटेड, कौन सी एडवांटेज इस पैराग्राफ से हमें पता चल रही है। अब इसमें क्या है, ऑप्शन में सेव्स मनी, स्पीडी जस्टिस, वर्क्स ऑन द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ द हाई कोर्ट। अब देखने में क्या है, ये सारे ही एडवांटेजेस हैं, तो यू कैन लर्न दीज 4 एज एन एडवांटेज ऑफ लोक अदालत। लेकिन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो हमारा केस ऊपर दिया है उससे रिलेटेड क्या एडवांटेज है। तो यहाँ पे अभी हमने रीड करा कि 2 लोग थे जिनका आपस में लड़ाई हो जाती है शादी के बाद, फिर 6 साल तक केस चलता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, दोनों लोग सहमति एक दूसरे से, दे स्टार्टेड नेगोशिएटिंग, दे स्टार्टेड कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन थिंग्स, तो दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, एक साथ आते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोथ द एफर्ट्स ऑफ काउंसलिंग पार्टीज़ एग्री टू लिव टुगेदर। तो लोक अदालत का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो यही होता है कि यहाँ पे जब भी कभी 2 लोगों के बीच में, अब यहाँ तो मैरिज का इशू था, ऐसे कभी कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है 2 भाइयों के बीच में या किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ इज़ द मेजर। यहाँ पे हमेशा 2 जो लोग होंगे वो हमेशा एक दूसरे को के साथ कॉम्प्रोमाइज़
वाली स्पिरिट रहती है, तभी ये लोक अदालत कहलाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी। अदरवाइज़ ये चारों आंसर याद रख सकते हो फॉर योर एडवांटेज, ये एडवांटेज है लोक अदालत की। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? डिस्ट्रिक्ट जज, फिर यहाँ पे क्या होगा? देन सेशन जज, क्रिमिनल केसेस। तो ये भी हमारा जुडिशरी से ही क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? सिविल जज। अब सिविल और यहाँ पे क्या है? जब भी हम जुडिशरी देखते हैं तो जुडिशरी में सबसे टॉप पे हमारे होते हैं सुप्रीम कोर्ट, फिर उसमें आते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी कई कैटेगरीज हैं, जैसे इसमें होते हैं सेशन जज, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इनको बोल सकते हैं, या सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सेशन जज बैठता है। फिर होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमेशा केस कौन से आते हैं? सिविल मैटर के, और सेशन कोर्ट में हमेशा क्रिमिनल नेचर के केसेस आते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। सेशन कोर्ट, जैसे अगर हम लखनऊ के रहने वाले हैं तो लखनऊ में अगर कोई सेशन कोर्ट है तो वहाँ पे हमेशा क्रिमिनल केसेस जाते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो सिविल केसेस जाएंगे, ठीक है। इसके नीचे और भी कोर्ट्स आते हैं, ज़रूरी नहीं डायरेक्टली सेशन कोर्ट। अगर कोई मैटर क्लास 9 में पढ़ा होगा तो वहाँ पे पंचायत होते हैं, न्याय पंचायत के ऊपर आ जाते हैं लोक अदालत के ऊपर फैमिली कोर्ट्स। इस तरीके से हायरार्की में जैसे जैसे केसेस बढ़ते जाते हैं, सबसे टॉप मोस्ट पे हमारी सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सिविल। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो सिविल केसेस सुनता है, जो सेशन जज होता है वो क्रिमिनल केसेस सुनता है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन है राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर दी डिटेल्ड आंसर ऑल्सो। यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कौन कौन सी राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स हैं। तो एक एक करके देखते हैं। कैन इंट्रोड्यूस अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, यस। तो इसमें हम लिख देते हैं वाई। जो है उनके आगे हम यस लिख देते हैं, जो नहीं है उनके आगे नो। कैन इम्पीच प्रेसिडेंट, राज्यसभा के पास क्या पावर होती है कि वो इम्पीच कर सकता है प्रेसिडेंट को? तो यहाँ पे आंसर क्या है? नो। कैन नेवर बी डिज़ोल्व एज अ होल, यस। राज्यसभा को कभी भी डिज़ोल्व पूरी तरीके से नहीं करा जा सकता है। देन कैन इंट्रोड्यूस अ मनी बिल, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एंड ओनली इन लोकसभा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नो। तो यहाँ पे दो आंसर हो जाएंगे, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू किस में दिया हुआ है हमारा? पी एंड आर, आंसर इज सी। तो यहाँ पे दो हमें एक्सक्लूसिव पावर मिल गई हैं राज्यसभा की। तो ये याद रख सकते हैं कि राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर क्या है। जब भी कभी ऑल इंडिया सर्विसेज इंट्रोड्यूस करनी है, ऑल इंडिया सर्विसेज इंडिया में 3 हैं, IAS, IPS और IFS। तो किसी भी सर्विस को अगर ऑल इंडिया सर्विस डिक्लेयर करना है तो ये पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास। इसके अलावा जो आर वाली पावर दी गई, कैन नेवर बी डिज़ोल्व, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राज्यसभा को डिज़ोल्व नहीं करा जा सकता है। इसी वजह से राज्यसभा क्या है? एक परमानेंट हाउस होता है और ये अपर हाउस भी कहलाता है। तो राज्यसभा इज़ अ अपर हाउस, इट इज़ अ परमानेंट हाउस। एंड वाई इट इज़ कॉल्ड अपर हाउस या परमानेंट हाउस? बिकॉज राज्यसभा इज़ नेवर डिज़ोल्व। नेवर डिज़ोल्व का मतलब ये होता है कि इसमें जो मेंबर होते हैं उसमें ये इक्वेशन याद रखना, 1/3 + 2 years। तो इसके जो मेंबर 1/3 मेंबर होते हैं वो हर 2 साल पे क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं। यानी कि ये जो हाउस है ये कभी भी पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होता। वहीं पे जो लोकसभा होता है वो हर 5 साल बाद पूरी तरीके से खाली हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। फिर इलेक्शन होते हैं और दोबारा से नए MPs आते हैं। लेकिन राज्यसभा के केस में पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होता है। यहाँ पे इंडिविजुअल जो टर्म होता है मिनिस्टर्स जो मेंबर्स का वो होता है 6 years। वहीं पे लोकसभा में 5 years होता है, ठीक है। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है, टेम्परेरी हाउस बोलते हैं। राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोलते हैं और अपर हाउस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। रीड द 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस फ्रॉम द। अब इस टाइप के देखो क्वेश्चन आते हैं असर्शन और रीज़न वाले। अब असर्शन और रीज़न वाले में किस तरीके से करना है? कई बार देखो
यहाँ पे ऑप्शन पहले समझ लो, आर कॉन्ट्रडिक्ट्स ए। आर कॉन्ट्रडिक्ट्स ए का मतलब ये होता है कि जो बात रीज़न में लिखी है उसी का कॉन्ट्रडिक्शन किस में है, असर्शन में। तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है कि जो बात ए में कही जा रही है उसी की जस्ट ऑपोजिट बात आर में कही जा रही, तो आंसर क्या होगा, ए। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है, आर इज़ द रीज़न फॉर ए, यानी कि जो बात असर्शन में बोली गई है उसका रीज़न किस में दिया गया है, आर में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। सी वाला ऑप्शन सिंपल है, अगर ए ट्रू है यानी कि असर्शन ट्रू है, आर फॉल्स है, तो आंसर हो जाएगा सी। डी में ए एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि ए एंड आर दोनों ही ट्रू हैं लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। ए अपने में ट्रू है और आर अपने में ट्रू है। तो अब एक बार देखते हैं अगला क्वेश्चन। असर्शन में क्या बोला गया है, अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज रिन्यूड बाई महात्मा गांधी। पहली बात, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कब करा गया था, 1930 में। ठीक है, 1930 में शुरू करा गया था। फिर इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर दी गई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में, उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 के शुरुआत में हुई थी। तो 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। फिर इसी बात पे गांधी जी की और लॉर्ड इरविन, जो उस समय के वाइसरॉय थे इंडिया में, उनके बीच में गांधी इरविन टॉक्स हुई थी और उसमें समझौता हुआ था। कई चीज़ों पे ब्रिटिशर्स ने सहमति बताई थी और कई पॉइंट्स पे कांग्रेस ने हाँ बोली थी, जिसमें से एक पॉइंट ये था कि वो सेकेंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करेंगे। बट जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव, सोल रिप्रेजेंटेटिव महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करते हैं तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो यही बात सेशन में दी गई, द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज अ फेलियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका होगा बी। अब बी क्या होगा, अगर क्वेश्चन एक बार रीड करो, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज रिन्यूड बाई महात्मा गांधी। अब रिन्यूड मतलब दोबारा से रिन्यू कर दिया गया, शुरू फिर से लॉन्च कर दिया गया। तो यस, महात्मा गांधी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आए थे, बिकॉज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज अ फेलियर, जिसमें ब्रिटिशर्स ने अपनी डिमांड नहीं मानी थी, तो उसके बाद गांधी जी ने इंडिया वापस आने के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से लॉन्च कर दिया गया था। तो यस, यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट हैं और आर इज़ द करेक्ट रीज़न। तो आर इज़ द रीज़न फॉर ए, आंसर इज़ बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अगर किसी कंट्री एक्स में एक नया लॉ लाया गया है जिसको बोलते हैं इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल 1883 का लॉ है। ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1883। किसने लेकर के आए थे, किसके टाइम पीरियड पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पे लाया गया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन, ये दोनों वाइसरॉय बहुत इंपॉर्टेंट। लॉर्ड लिटन के सारे रिग्रेसिव रिफॉर्म्स थे और लॉर्ड रिपन के सारे प्रोग्रेसिव जो अच्छे रिफॉर्म्स थे, और लिटन ने सारे रिग्रेसिव रिफॉर्म करे थे। तो ये इल्बर्ट बिल तभी आया था लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पे। अब अगर लॉर्ड इल्बर्ट बिल जैसा ही बिल इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है किसी कंट्री एक्स में, मान लेते हैं इंडिया में, तो हु विल बी इम्पैक्टेड बाय दिस, कौन इम्पैक्ट होगा इससे। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या फार्मर इम्पैक्ट होंगे, नहीं। क्या आर्टिजन्स इम्पैक्ट होंगे, नहीं। सोल्जर्स इम्पैक्ट होंगे, नहीं। कौन इम्पैक्ट होंगे, जजेस। अब ये कैसे क्या रहा, अगर इल्बर्ट बिल के बारे में पढ़ा है तो पता होगा, इल्बर्ट बिल में एक यूनिफॉर्मिटी लाने की बात बोली गई थी, जिसमें जो इंडियन जजेस होते थे वो भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को डील कर सकते थे, वहीं पे जो ब्रिटिश जज वो ऑलरेडी इंडियन सब्जेक्ट्स को डील करते थे। यानी कि यहाँ पे ब्रिटिश जज और इंडियन जज के बीच में यूनिफॉर्मिटी लाने की बात बोली गई थी इल्बर्ट बिल में, इसीलिए इसको बोला जाता है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इसी पे कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, दिस इज़ इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जजेस विल गेट इफेक्टेड। देन मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया इन विच। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें क्या बताया गया है कि ये रीड करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर डिस्कस करते हैं। ओके, अब डिस्कस करते हैं। द एरिया इन विच आनंद स्टेज। अब यहाँ पे एक पर्सन है आनंद, वो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे वाटर सप्लाई 3 दिनों से ख़राब चल रही थी। वो उन्होंने लगातार कंप्लेन भी करी लेकिन कोई उस पर सुनवाई नहीं हुई। तो वहाँ के आसपास के जो लोग थे रहने वाले, उन्होंने एक मीटिंग करी और डिस्कस करा कि क्या मेथड लिया जाए ताकि इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करा जा सके।
अब क्योंकि वहाँ के लोग फॉलो किसको करते थे, दे बिलीव इन द मेथड ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, तो अर्ली नेशनलिस्ट के मेथड्स में बिलीव करते थे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज़ आनंद नॉट लाइकली टू अप्रूव, क्योंकि आनंद इज़ द बिलीवर ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, तो इनमें से कौन से उसके मेथड, इनमें से कौन सा मेथड वो नहीं अडॉप्ट करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्या है, पीसफुल प्रोसेशन लेड बाय रेसिडेंट। अब पीसफुल है और अर्ली नेशनलिस्ट है। अर्ली नेशनलिस्ट के मेथड क्या होते थे, इसमें 3 पी याद रखना है। एक तो PPP, PPP क्या है, प्रेयर, प्रोटेस्ट, पिटिशन, ठीक है। या एक और इसका शॉर्ट फॉर्म CMA, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ऑफ एजिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ऑफ एजिटेशन यानी कि एजिटेशन करने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। या फिर PPP, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे पीसफुल प्रोसेशन, यस ये मेथड फॉलो करेंगे वो। फॉलो द मेथड ऑफ बॉयकॉट, बॉयकॉट इज़ द एक्सट्रीम वर्ड, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर राइट अ पिटिशन टू द गवर्नमेंट, यस पिटिशन। राइट एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम, ये भी ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये वाला मेथड आनंद फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि ये किसके मेथड हैं, दीज आर द मेथड ऑफ असर्टिव, असर्टिव नेशनलिस्ट के मेथड है, ठीक है। असर्टिव नेशनलिस्ट के क्या मेथड थे, स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, स्वराज, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो उनके मेथड्स थे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें दिखाया गया है हिटलर को दिखाया गया है और हिटलर पूरे वर्ल्ड को ऐसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द गिवन पॉलिसी इज़ नॉट अलाइंड विद द आइडियोलॉजी ऑफ द लीडर सीन इन द पिक्चर। अब यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ दी गई हैं और इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी पॉलिसी ऐसी है जो ये लीडर फॉलो नहीं करता होगा या नहीं फॉलो करेगा, नॉट लाइकली टू बी फॉलोड। तो पहला क्या है, प्रायोरिटाइजिंग मिलिट्री एक्सपेंशन, यस। तो जब हमने देखा था कि हिटलर ने जर्मनी में एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को अपनाया था, जिसके चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी हुई थी। प्रमोटिंग रेसिस्ट पॉलिसीज, यस, ज्यूज़ के अगेंस्ट, इनकी आइडियोलॉजी कैसी थी, रेसिस्ट वाली थी। होस्टिंग एन एंटी कम्युनिस्ट सेमिनार, यस ये भी सही है, ये भी पॉलिसी फॉलो करेंगे। होल्डिंग प्रो डेमोक्रेसी रैलीज़, प्रो डेमोक्रेसी मतलब ऐसी रैलीज़ जिसमें डेमोक्रेसी की बात करी जा रही हो, बिल्कुल भी नहीं। इनकी पॉलिसी किसकी थी, डिक्टेटरशिप की थी। तो डिक्टेटरशिप में कभी भी डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं करती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी, होल्डिंग प्रो डेमोक्रेसी रैलीज़। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना है। अगर ये आंसर नहीं भी पता है तो भी आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा। टू प्रोटेक्ट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, टू प्रमोट द अमंग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया सपोर्ट फॉर ब्रिटिश। तो मुस्लिम लीग बनाने का ऑब्जेक्टिव ही क्या था, मुस्लिम के इंटरेस्ट को प्रमोट करना, ब्रिटिशर्स को एक तरीके से सपोर्ट करना, अपोज़ करना उस समय, क्योंकि कांग्रेस के अगेंस्ट ये मुस्लिम लीग बनाई गई थी। तो यानी कि ये ऑप्शन क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, ऑड वन आउट, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। प्रमोट द कल्चरल एंड सोशो इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द मुस्लिम्स, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, आगे देख लेते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स, यस ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव था कि मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स और इंटरेस्ट को प्रमोट करना भी जिम्मेदारी किसकी थी, मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी 1906 में, ये याद रखना है। कहाँ बनाई गई थी, आज के बांग्लादेश में, ढाका में, ठीक है। आगा खान इस समय थे। टू प्रेजेंट द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम्स टू द गवर्नमेंट, यस करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये किसी भी तरीके का उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था। टू प्रमोट कल्चर एंड सोशो इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग्स द मुस्लिम्स, ये कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं था मुस्लिम लीग का। बाकी 3 ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव लर्न करने लेना, सीधे सीधे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव से। ये तीनों ऑब्जेक्टिव हैं तो ये ऑब्जेक्टिव्स लर्न कर लेना इससे। देन क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपके स्कूल में, योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ऑन द टॉपिक एजुकेशनल एम्पावरमेंट फॉर द गर्ल्स इन इंडिया। अब
एजुकेशनल एम्पावरमेंट की जब बात करी जा रही है तो यहाँ पूछा गया है कि कौन से लीडर को लोग फॉलो करेंगे, किस लीडर का पोस्टर विल बी द पार्ट ऑफ देयर दिस मेकिंग। तो इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं, फिरोज शाह मेहता भी नहीं होंगे, दादा भाई नौरोजी। इन तीनों में ये तीनों क्या थे, ये तीनों अर्ली नेशनलिस्ट थे, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट थे। वहीं ज्योतिबा फूले इज़ द आंसर। ज्योतिबा फूले ने समाज सोसाइटी के लिए, ही इज़ अ सोशल रिफॉर्मर। इन्होंने सत्यशोधक समाज भी बनाया था 1873 में, ठीक है। वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे स्कूल्स इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करे थे अपनी वाइफ के साथ मिल करके। और इसके साथ साथ कास्ट को एरेडिकेट करने के लिए, कास्ट इनइक्वलिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए भी इन्होंने बहुत सारे स्टेप लिए थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक लीडर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ही इस्टेब्लिश्ड अ फॉरवर्ड ब्लॉक एंड कॉइंड द स्लोगन दिल्ली चलो। तो महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया था? नहीं। स्लोगन किसने दिया था दिल्ली चलो? सुभाष चंद्र बोस। यहाँ आप दो चीज़ें याद रख सकते हो कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक इस्टेब्लिश करा था कब? 1942 में। दिल्ली चलो इन्होंने स्लोगन दिया था जब आज़ाद हिंद फौज इन्होंने बना ली थी और सिंगापुर से ये आगे की तरफ बढ़ रहे थे इंडिया की तरफ, तब इन्होंने ये स्लोगन दिया था दिल्ली चलो। एंड सुभाष चंद्र बोस वॉज द पर्सन जिन्होंने पहली बार महात्मा गांधी को बापू कह के बुलाया था। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी। महात्मा गांधी के बारे में इन्होंने नारा दिया था डू और डाई का। कब दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था। कब हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट? 1942 में हुआ था। फिर बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक इज़ अ पार्ट ऑफ लाल बाल पाल, जो कि एक फेमस ट्रियो है। और ये ट्रियो कौन सा है? असर्टिव नेशनलिस्ट का। फिर इनकी कुछ बुक्स याद रखना, जैसे आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, गीता रहस्य। इनके दो न्यूज़पेपर याद रखना है, केसरी एंड महाराठा। केसरी वॉज ए मराठी न्यूज़पेपर एंड महाराठा वॉज अ इंग्लिश न्यूज़पेपर। दादा भाई नारोजी की बात करें, दादा भाई नारोजी ही इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसके अलावा इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इनकी बुक याद रखनी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ याद रखनी दादा भाई नारोजी की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस कार्टून। तो यहाँ पे बात देखो किसकी करेगी, वीटो की। अब वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर यूनाइटेड नेशन में यूनाइटेड नेशन के कुछ मेन ऑर्गन्स हैं, जिसमें से दो मेन ऑर्गन है, एक तो है UNGA और दूसरा है UNSC। तो जो UNSC है, UNSC में दो तरीके के मेंबर होते हैं, एक होते हैं 5 परमानेंट मेंबर और 10 अनपरमानेंट, जो फिक्स नहीं है। 5 जो परमानेंट मेंबर है वो फिक्स है। इनका शॉर्ट फॉर्म क्या है? इनको याद रखना, फ्रांस, USA, चाइना के बाद रशिया एंड रशिया के बाद UK। तो ये 5 हैं जो परमानेंट 5 हैं, इनके पास वीटो पावर है। अब ये 5 के अलावा और किसी के पास वीटो पावर नहीं है। तो ये इसमें देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन में। चाइना के पास है, रशिया के पास है, ब्रिटेन के पास है, जापान के पास नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जापान। अब यहाँ पे याद क्या रखना है, यूनाइटेड नेशन के 2 ऑर्गन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। कौन कौन होते हैं? फ्रांस, USA, चाइना और रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, और 10 नॉन परमानेंट। अब ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर फिक्स नहीं है, बदलते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। आइडेंटिफाई द सिटीज़ जो अफेक्ट हुई थी अमेरिकन एक्शन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अमेरिका ने 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे। कहाँ? हिरोशिमा और नागासाकी पे। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को नागासाकी पे। इसको बोलते थे फैट मैन, इस बॉम्ब का नाम था, और इसका नाम था लिटिल बॉय। ये नाम नहीं पूछा जाएगा लेकिन याद रखना। अब ये 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को नागासाकी पे। 9 अगस्त 1945 ईयर भी याद रखना। ये डेट पूछी जा सकती है। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, ठीक है। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक चली थी, ठीक है। इसमें जीता कौन था? USA एक इमर्जिंग पावर निकल करके आया था, और UK
की पावर कम हो गई थी। और इसके बाद वर्ल्ड बाईपोलर हो गया था। बाईपोलर का मतलब एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर, और यहीं से कंसेप्ट हमारा आया था नैम का। नैम वो आइडियोलॉजी होती है जिसमें एक ऐसी कंट्रीज़ जो ना तो यूएसए की तरफ थी और ना ही यूएसएसआर की तरफ थी, यानी कि वो इंडिपेंडेंट थी। वो ना तो यूएसए की साइड थी ना ही यूएसएसआर, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ बनाती थी। तो ऐसी कंट्रीज़ को बोला गया था, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ नैम। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, नैम सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो डिस्क्राइब द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अभी हमने बताई। नॉन अलाइनमेंट का मतलब जो ऐसी कंट्रीज़ जो किसी दोनों ग्रुप में से किसी की तरफ नहीं थी, चाहे वो रशिया हो या फिर यूएसए हो। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं क्या है। ए, अ कंट्री फॉर्म्स अ मिलिट्री अलायंस ओनली विद यूएसए। नहीं, अभी हमने देखा कोई एक की तरफ नहीं था। A country maintain a relation with both the faction during the Cold War and does not take sides। ये लग रहा है, चलो देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस भी। A country is a part of religious movement। नो, रिलीजियस मूवमेंट वाली बात आ गई तो ये तो कुछ था ही नहीं। A country aligns with the Soviet Union। नहीं, अभी हमने बताया एक तरफ कोई नहीं था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, बी। तो ये हमारा डिस्कशन यहीं पे एंड हो जाता है। 16 हमने MCQ डिस्कस करे, उसके साथ साथ कई और चीज़ें भी डिस्कस करी। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट या कुछ और चीज़ बेटर हो सकती है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी हाउ वाज द लेक्चर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे अहेड।